हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसे हो भाई? चलिए, तो आज के लेक्चर में अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेट बी पेज नंबर 15.26 क्वेश्चन नंबर 8। सभी ने स्टडी मटेरियल खोलना है, क्वेश्चन नंबर 8 सामने लेना है। और क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? तो चलिए, ये लाइट लगा दो। क्या कहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल? अरे भैया, फर्स्ट क्वार्टाइल पूछा है। फॉर द ऑब्जर्वेशन 15, 18, 10 वगैरह वगैरह सब कुछ दिया है और आपके सामने ऑप्शंस भी रखे हैं। अब बोलिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले भाई मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स निकालना है और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। क्या करना है? या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। तो लिखो, चलो मेरे साथ रहो सब लोग। हियर फर्स्ट we arrange the observations। हाँ, एग्जाम में ऐसे सेंटेंस लिखना है क्या भाई? नहीं, ये तो नोटबुक पढ़ना है हमको, इसलिए लिखा रहा हूं ना। हियर फर्स्ट वी अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। अरे भैया, पहले हम लोगों को सारे ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो चलिए, सबसे छोटा कौन है? मैं लिखने जा रहा हूं 10। जिसको हो गया उसको अंडरलाइन करेंगे। 10 क्वेश्चन में पढ़ते जाओ, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। 12 उसके बाद में है 12 लिखा भाई मैंने। 12 के बाद में है 15, देखो असेंडिंग चल रहा। अरे भाई इंक्रीजिंग। 15 के बाद कौन है? 16 है 16 भी है। अब देखो तो 17 नहीं है, तो सीधा लेते हैं 18। 18 के बाद कौन है? देखो जरा, जिसको अंडरलाइन नहीं हुआ वो 20, 23, 28 लाइन में है अभी। देखो 20, 23, 28 हो गया भाई। सारा खेल खत्म हो चुका है। हाँ, अब इसके साथ में मैं अब आपके साथ रहूंगा और कहेंगे हम हाउ मेनी दीज नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। n इक्वल टू 8। n इक्वल टू क्या आ गया? 8। अब मुझे आप कहो क्वेश्चन में कितने नंबर है? काउंट कर लो। 3, 3, 6, 2, 8 है भैया। सेम है, यानी किसी को हमने छोड़ा नहीं है। अब क्या चाहिए? नाउ Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। भैया कल ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, तो चलिए वैल्यू ऑफ n यानी 8 प्लस 1/4 यानी कि 9/4। अरे भाई 9/4 यानी 2.25 ऑब्जर्वेशन। 2.25 ऑब्जर्वेशन है ना। हाँ, अब देखो 2.25 का मतलब क्या? सेकंड टर्म
प्लस 0.25 इंटू ब्रैकेट में थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। भैया 2.25 का मतलब क्या? 2 परफेक्ट, इसलिए सेकंड टर्म ले लिया है ना, 2 यानी सेकंड टर्म, और 0.25 कहाँ का? सेकंड से थर्ड के बीच वाला, इसलिए थर्ड माइनस सेकंड। चलिए सेकंड टर्म कौन है? 12। देखो ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो 12 प्लस 0.25, थर्ड टर्म है 15 माइनस 12 प्लस 0.25 इंटू 3 इक्वल टू 12 प्लस 0.75 यानी कि 12.75। ये रहा आपका आंसर। गौरव 12.75, समझ में आ गई बात? हाँ लिखो भाई। लिखने का समय है। हाँ हाँ, नहीं लिख रहे ना लोग, बड़ा ही चाहिए था लिखने के लिए, और हो जाएगा ना बाद में। नेट देख ले बराबर है क्या? नेट का ही है, चालू हो जाएगा 5 मिनट हो जाएगा ना। हाँ। हाँ राइटिंग हो गया तो बताना भाई, नहीं तो आप लिख सकते वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म प्लस 0.25 वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म माइनस वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म। टर्म यानी ऑब्जर्वेशन। हाँ आपका राइटिंग होता है जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। नेट प्रॉब्लम थोड़ा है लेकिन हो जाएगा सॉल्व। चलो हो गया तो बता देना। Q1 आंसर एंड हो गया। आपने लिखा 12.75, Q1 इक्वल टू नंबर 9। क्या कहा है भाई? द थर्ड डिसाइल, अरे यारो थर्ड बोला है, थर्ड डिसाइल फॉर द नंबर्स इज। अब मैं क्या करूं बोलिए? टू फाइंड डिसाइल्स फर्स्ट
we arrange the numbers in ascending order। लिखना तो है भाई, लिखो। टू फाइंड डिसाइल फर्स्ट वी अरेंज द ऑब्जर्वेशंस द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, अब मैं नहीं दिखाऊं आपको, लेकिन लिखना तो समझ रहा ना भाई। हाँ चलो, तो चलिए सबसे पहले कौन है छोटा छोटा 9। देखो मैं अंडरलाइन करता हूं, क्वेश्चन में देखा करो, 9 अंडरलाइन किया। बाद में है 10, ये लिया 10। उसके बाद है 11, हाँ 12, आपको दिखाई दिया 12। उसके बाद कौन है देखो, 12 के बाद 13 नहीं, 14 नहीं, 15 दिखाई दे रहा है। मैं जिसको नीचे ले रहा हूं अंडरलाइन कर रहा हूं, यानी बचा हुआ समझ में आ जाएगा। 15 के बाद भाई 16, 17 नहीं है, 18, 19 नहीं दिखाई दे रहा, 20, और बाद में रहा अकेला 25। चलिए ऊपर देखो 3 और 3, 6, 2, 8 नंबर्स क्वेश्चन में है। मैंने अरेंज किए 8 है क्या, देखो 3 और 3, 6, 8 हो गया। हियर n इक्वल टू 8। अरे भाई n कितना है, 8। हाँ, अब मुझे क्या चाहिए, थर्ड डिसाइल। नाउ थर्ड डिसाइल D3 इक्वल टू क्या रहेगा आंसर। D3 का आंसर कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या, अभी बोलो डिसाइल यानी 10 पार्ट्स, तो अपॉन में 10 आएगा। पिछले क्वेश्चन में क्वार्टाइल था, क्वार्टाइल का मतलब 4 पार्ट्स, तो अपॉन में 4 लिया था। हाँ बोलिए, वैल्यू ऑफ 3 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 10, यानी क्या, 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 3 27 अपॉन 10, 2.7 ऑब्जर्वेशन। भैया 2.7 ऑब्जर्वेशन में कैसे लिखूं, बोलो बोलो। पहले तो सेकंड टर्म लेना होगा, हाँ प्लस 0.7 इंटू, अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अरे भाई 2.7 यानी 2 परफेक्ट, सेकंड टर्म तो लेना पड़ेगा। अब 0.7 कहाँ का चाहिए, 2 और 3 टर्म के बीच वाला, इसलिए थर्ड माइनस सेकंड टर्म। हाँ सेकंड टर्म कौन है, अब देखो सेकंड और थर्ड लगने वाला है हमको, तो मैं यहाँ ये सेकंड वाला टर्म, ये थर्ड वाला टर्म रेड मार्क किया, 11 और 10। चलिए तो सेकंड टर्म में क्या लिखूं, 10 प्लस 0.7, 11 माइनस 10, बोलो 10 प्लस 0.7 इंटू 1, 10 प्लस 0.7, यानी कि आंसर रहेगा 10.7। देयरफॉर D3 इक्वल टू, ऑप्शन में देखो 10.7 का मतलब 10.70, और वो है ऑप्शन बी, लॉक करने जैसा। लिखो चलो, टू फाइंड डिसाइल्स फर्स्ट वी अरेंज द ऑब्जर्वेशंस
इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर तैयार करो भाई। नाइन, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 25, n equal to 8. Now थर्ड डिसाइल D3 लिखो फॉर्मूला। फार्मूला लिखा, वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1/10th ऑब्जर्वेशन। तो वैल्यू ऑफ गौरव अभी नहीं हो रहा क्या? फिर पढ़ाना चालू रखो ना। हाँ, चल रहा काम। ये दिखाई दे रहा स्क्रीन और उल्टा बड़ा दिखाई रहा ना। हाँ लिखो भाई। हाँ, इससे स्क्रीन छोटा हो जाता है उल्टा। कोई बात नहीं। चलो हो गया D3 का कैलकुलेशंस कंप्लीट। 10.70। जल्दी जल्दी चलो भाई, आज हम लोगों को ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देना है। हाँ, एंड हो जाएगा। दिखाई दे रहा है सबको? तूने ऐसा किया कि मुझे लगता दिखता नहीं है। नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ू। इफ देयर आर 2 ग्रुप्स, अरे भैया ग्रुप्स बोला है क्या? तो चलिए लिखते हैं, देयर आर 2 ग्रुप्स। ये है ग्रुप फर्स्ट, ये है ग्रुप सेकंड। देयर आर 2 ग्रुप्स। हाँ, अब कंटेनिंग 30 and 20 ऑब्जर्वेशंस। अब देखो भाई, ऑब्जर्वेशन यानी क्या लिखूं मैं यहां? ऑब्जर्वेशन, ये ग्रुप पहला है तो N1 कर देते हैं, ये N2 और ये कंबाइन ग्रुप। हाँ, आगे एंड हैविंग 50 and 60 एज अर्थमेटिक मीन। अरे भैया ये अर्थमेटिक मीन x1 बार और x2 बार इसको लिख देते हैं और ये बन जाएगा x कंबाइन। हाँ, अब फिर से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और क्या हो रहा है क्वेश्चन में वो देखेंगे। तो चलिए क्या कहा है, इफ देर आर 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 30 and 20 ऑब्जर्वेशन। अरे भैया 30 ऑब्जर्वेशन इस ग्रुप में है, 20 सेकंड ग्रुप के ऑब्जर्वेशन है। N1 N2 लिख दिया मैंने। आगे क्या हुआ, हैविंग 50 and 60 एज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन फर्स्ट ग्रुप का दिया है 50, सेकंड ग्रुप का दिया है 60। 50 and 60 एज अर्थमेटिक मीन्स, देन द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन इज। आपको कंबाइंड अर्थमेटिक मीन पूछा है, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क। क्या पूछा है भाई? कंबाइंड अर्थमेटिक मीन।
सुनिए, ये है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन मार्क। अब मुझे बोलो कंबाइंड एन यानी टोटल ग्रुप में 30 प्लस 20 कितने लोग हैं? 50। हाँ, अब मुझे क्या करना होगा? कंबाइंड मीन निकालना है तो फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ चलिए, फॉर्मूला कंबाइंड मीन n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, और रखो भाई वैल्यू n1 30 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 60, ऊपर से टेबल से वैल्यू देखा करो, 30 प्लस 20, हाँ 1500 प्लस बोलो भाई क्या हो जाएगा? 2700 अपॉन 50 और डिवाइड करो, जीरो तो पहले कट हो गया, एक जीरो कट हो गया, तो 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा, यानी कि 54 आंसर में आएगा भाई। चलो लिखो 54। 54 आंसर दिया है क्या? हाँ, सी ऑप्शन मैंने लॉक कर दिया। आपने 54 लिखा। चलो लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऐसा टेबल बनाया करो, जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा। ग्रुप फर्स्ट सेकंड कंबाइंड। ऑब्जर्वेशन n1 30, n2 20, x1 बार 50, x2 बार 60। क्वेश्चन पढ़ने पर समझ में आता है। x कंबाइंड पूछा था और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन पूछा था। आंसर रह चुका है 54। टेबल कंप्लीट, फिर आंसर कंप्लीट करो। ऑप्शन सी लॉक करने जैसा है। 54। बहुत सिंपल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। 11 नंबर क्या कहा है भाई? IMP। ये वाला क्वेश्चन मैंने IMP लिख दिया। अब देखो, द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज 10,000। अनस्किल्ड वर्कर का 10,000 बोला है सैलरी, एंड दैट ऑफ ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर इज रुपीज 15,000। रुपीज प्रिंट रह गया है क्या? हाँ, रुपीज 10,000 एंड रुपीज 15,000। इफ कंबाइंड सैलरी इज रुपीज 12,000, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर? अरे भाई, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स पूछा है तो हम लोगों को लेट टोटल वर्कर्स आर 100। क्यों भाई? क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो परसेंटेज।
परसेंटेज का मतलब 100 लेट करना होगा। परसेंटेज का मतलब 100, टोटल वर्कर्स आर 100%, हाँ यानी कि 100। अब मुझे बोलो यहां पर ग्रुप में क्या क्या है। चलो टेबल तैयार करो जल्दी से, लेट। हाँ क्वेश्चन नंबर डालो यारो, सिर्फ 11, बाकी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं यहां, और सीधा टेबल तैयार करो। ग्रुप, और क्या दिया है मैंने पढ़ा अभी, स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड और टोटल। हाँ यहां पर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर यानी कि नंबर, और अर्थमेटिक मीन, नहीं तो एवरेज सैलरी, ऐसा भी लिखा तो चलेगा, एवरेज सैलरी। हाँ चलो सभी को पहले ये टेबल तैयार करना है जब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। सभी को पहले टेबल तैयार करना है। टेबल के पहले लिखना होगा लेट टोटल वर्कर्स आर 100%। भैया क्यों ऐसा लिया मैंने, अरे फैक्ट्री में जो वर्कर्स है उनके बारे में परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स पूछा है। हाँ तो परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स अगर मुझे निकालना है तो 100 तो लेना पड़ेगा भाई। चलो जल्दी जल्दी ले लो। हाँ अब पढ़ेंगे हम, टेबल हो गया रेडी। हाँ पढ़ के हम लिखने वाले हैं, अंदर में क्या चाहिए वो देखो अभी। द एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज 10,000। अनस्किल्ड जहां लिखा है वहां 10,000 रुपया लिखता हूं मैं अभी, 10,000। आगे, एंड दैट ऑफ ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर इज 15,000। सैलरी है तो रुपीज में है भाई। हाँ आगे क्या हुआ, इफ द कंबाइंड सैलरी इज 12,000। अरे भैया ये तो आंसर भी दे दिया, पिछले क्वेश्चन में हमने ये 54 जो निकाला था वो इस बार दे दिया है कि कंबाइंड सैलरी टोटल यानी कंबाइंड सैलरी स्किल्ड और अनस्किल्ड का दे दिया है 12,000। आगे क्या कहा, इफ द देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। अब देखो भाई स्किल्ड वर्कर्स मैंने N1 के जगह पर अगर N लेट कर लिया तो ये 100 माइनस N लेना पड़ेगा, तब जाके N का वैल्यू 100 बन जाएगा। N1 मैंने क्या लिया N, तो 100 माइनस N कर दिया, तब जाके N से N कटेगा और 100 तैयार हो जाएगा। ये सारी चीजें लेट है, लेट पूरे कॉलम में लेट किया हुआ है, रो में। स्किल्ड वर्कर N, अनस्किल्ड वर्कर 100 माइनस N। कुछ समझ में आ गई बात, फिर से एक बार, N लिखा है वहां तो यहां 100 माइनस N, और अब जाके सॉल्व करेंगे भैया, लिखना हो गया तो। हाँ अब क्वेश्चन का कोई काम नहीं, देख लो पूरा भर दिया है। चलिए अब मैं क्या करूं, हाँ x कंबाइंड बार इक्वल टू 12,000। अब फॉर्मूला
n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 इक्वल टू 12,000 भरेंगे। अभी n1 की जगह पर क्या भाई, मुझे पता है n, n1 इज योर n, x1 बार 15,000 प्लस n2 के जगह पर 100 माइनस n, x2 बार 10,000 अपॉन n1 प्लस n2। क्या होगा भाई, टोटल फैक्ट्री में कितने वर्कर्स हैं, बोलिए, आवाज आनी चाहिए। 100 वर्कर्स है। अरे भाई इसीलिए तो मैंने परसेंटेज में लेट किया है, इक्वल टू 12,000। हाँ, अब चलेंगे हम आगे। 15,000 n प्लस 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 पहले लिख दिया, 20 माइनस 10,000 n इक्वल टू 12,000 इंटू 100, यानी 2 जीरो बढ़ गए भैया। 2 जीरो बढ़ने से वो 12 लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया। लिखो जरा। हाँ, अब 15,000 माइनस 10,000, 5,000 n इक्वल टू 2 लाख, implies n इक्वल टू 2 लाख अपॉन 5,000, ये बन गया 40, n इज 40। लिखो चलो, आंसर में दिया है 40। हाँ 40 दिया है भाई। क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर इज 40%। लिखो चलो, टेबल भी लिखो पहले और फिर आंसर लिखो। स्किल्ड वर्कर 40%, यानी क्या, ऑप्शन ए लॉक कर दिया भैया, मैंने ऑप्शन ए लॉक कर दिया। स्किल्ड वर्कर्स 40%, क्योंकि वो लेट किया है n। तो अब एग्जाम में आ सकता है अनस्किल्ड वर्कर कितने, तो सीधी बात है भाई 100 माइनस 40, यानी क्या हो गया, 60%। स्किल्ड वर्कर 40%, ये रहा आंसर, ऑप्शन ए। लिखने का समय चल रहा है। और अगर अनस्किल्ड वर्कर पूछा तो 60%। भैया सॉल्व कर दिया, 40% आंसर आ गया। मैं एग्जाम में क्या करूंगा, स्किल्ड वर्कर नहीं पूछूंगा, अनस्किल्ड वर्कर पूछूंगा। और आपको याद रहता है कि जोशी सर ने पढ़ाया था, 40% आंसर आया था, आप 40% पर टिक मार्क करके आ जाते हैं। सिर्फ स्किल्ड के जगह में अनस्किल्ड यूएन लगाने से आंसर चेंज। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना। क्या पूछा है, स्किल्ड वर्कर 40, अनस्किल्ड वर्कर पूछा तो आंसर आएगा 100 माइनस 40, यानी कि 60%। ये आंसर आएगा भाई।
चला दूँ आगे। 40% ये रहा आंसर। कंबाइंड मीन इस बार 12,000 दे दिया था, इसलिए मैंने हिम्मत नहीं किया पहले फॉर्मूला लिखने का। अरे कीमत दिया था, हाँ, फिर फॉर्मूला लिखने के बाद सारी वैल्यू भर दी और स्किल्ड वर्कर 40% मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे भाई। इफ देर आर टू ग्रुप्स with 75 and 65 as harmonic means containing 15 and 13 observation। अब मुझे बोलो यहां पर भी मैं टेबल अगर कर लूं तो क्या होगा? हाँ, टेबल बनाते हैं भाई। टेबल का भी मजा आना चाहिए ना। हाँ, देर आर टू ग्रुप्स, तो मैंने यहां पर लिख दिया भाई टू ग्रुप्स के बारे में। बना दो टेबल। अरे जैसा अर्थमेटिक मीन का वैसा ही हार्मोनिक मीन का हो रहा है भाई। हाँ, तो चलिए लिखते हैं N1 N2 H1 H2 और पढ़ते हैं। हाँ बोलो पढ़ के क्या हुआ? देर आर टू ग्रुप्स विथ 75 and 65 एज हार्मोनिक मीन्स। 75 and 65 एज हार्मोनिक मीन्स। आगे क्या हुआ? कंटेनिंग 15 and 13, 15 and 13 ऑब्जर्वेशन, देन कंबाइंड हार्मोनिक मीन इज। अब चलिए आंसर, कंबाइंड हार्मोनिक मीन इक्वल टू N1 प्लस N2 अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। ये रहा फॉर्मूला। चलिए इसमें अब वैल्यू रखेंगे भाई हम। चलो वैल्यू के लिए रेडी, तैयार हो आप? N1 और N2 में क्या? 15 प्लस 13 अपॉन 15 13। H1 है 75, ये है 65। हाँ लिखा आपने। चलिए कैलकुलेशन की ओर। 15 प्लस 13 बोलो क्या हो जाएगा? 28 अपॉन 1/5 प्लस 1/5, 28 अपॉन 2/5, 28 इंटू 5/2, 14 इंटू 5, आंसर मिला 70। आंसर में क्या आ गया भाई? 70। चलो लिखो, फॉर्मूला में पहले यहां से वैल्यू रखा, फिर यहां गया हूं मैं। फिफ्टीन बाय 75 का बन गया 1/5 प्लस 1/5। लिखो जल्दी जल्दी। वो बन गया 2/5। 70 आंसर आ गया है मेरा, और वहां आंसर में 70 दिया भी है। ऑप्शन सी लॉक कर दो।
जल्दी जल्दी लिखो भाई, आंसर तो 70 मिल गया। देखो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में किस तरह से हैंडल करना है। कंबाइंड हार्मोनिक मीन, टेबल की भी वैसी कोई जरूरत नहीं थी। चलिए 13 नंबर क्या कहा है, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन, अभी कंबाइंड नहीं भाई, हार्मोनिक मीन पूछा है, ऑफ 1, 1/2, 1/3, 1/n, और ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं। क्या करना चाहिए, ये तो एग्जाम में भी आके गया भाई, जून 2010 के एग्जाम में ये आके गया है क्वेश्चन। हाँ तो चला दू, हार्मोनिक मीन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है भैया, तो n अपॉन समेशन 1/x है ना। हाँ तो चलो फार्मूला तो लिख दिया, अब क्या किया जाए, बोलो बोलो, n यानी 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स, अरे ऐसा क्या हो रहा भाई तुझे, n टाइम्स लिखना है मुझे तो, और फिर नीचे 1 + 1/2 + 1/3 प्लस बोलिए 1/n हो गया। अब इसके बाद में हम करेंगे 1 + 1 + 1 n टाइम्स यानी कि n, और ये हो गया 1 2, अरे भैया ये मैंने रॉन्ग लिख दिया, ऐसा नहीं लग रहा क्या आपको, 1/x चाहिए था, तो 1/ सारी चीजें होना होगा। चलो पहले तो ये इसको मिटा देते हैं। हाँ जरा गौर से देखो, देखो फॉर्मूला क्या है, समेशन 1/x, और ये चीजें आपकी x है, तो मैं कैसे लिखूं, देखो 1, थोड़ा शांति से लेना भैया, ये पहले 1 लिखा अपॉन x यानी कि 1 + 1/1/2, 1/1/3 प्लस डैश 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 1/1/n, इस तरह से ये होगा। अब बोलो n अपॉन, भैया यहां से 1 + 1/1/2 का बन गया 2, अरे 3 डैश 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 n अपॉन, अब सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला पढ़ाया था डोशी सर ने, एपीजीपी में गया था, n × n + 1/2, तो लिखो n × n + 1/2, ये हो गया सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, इसके बदले में लिखा भैया। हाँ अब क्या होगा, 2n अपॉन n × n + 1, अरे भैया n से n कट गया, देखो देखो n से n कट गया, तो बचा है 2/n + 1, और ऑप्शन में है क्या देखो जरा, अरे सी ऑप्शन लॉक किया जाए, बाकी की बड़बड़ बंद किया जाए। भैया क्वेश्चन को फ्रैक्शन में देख के ही लोग घबरा जाते हैं, बराबर से लिखो। हाँ ये क्वेश्चन लिखने के बाद थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, और आज का ब्रेक थोड़ा छोटा रहेगा भैया। हाँ लिखने को समय दिया है और ब्रेक भी है।
कितना धंधा ही जॉइंट है। नऊ फक्त दोही बॅच मिळते नाही की अप्लाय की सगळे सगळं आपला दोयास काय की पण आपल्याला चालूच झोपणं पडेल भाई विचारला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी क्वेश्चन नवंबर 2007 के एग्जाम में आ चुका है भाई। मैं ये आपसे क्यों बता रहा हूं कुछ क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि इसमें से आपका दिमाग चलेगा कि स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, नवंबर 2007 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी एट द रेट 500 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए एट द रेट 700 किलोमीटर पर आवर। भाई औरंगाबाद से बड़ौदा गए, अरे महाराष्ट्र से गुजरात में गए ना, एरोप्लेन है ना भाई। हाँ, तो 500 किलोमीटर का स्पीड था, लेकिन बड़ौदा से औरंगाबाद तुरंत लौटना था, थोड़ा स्पीड बढ़ाया 700 किलोमीटर। द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज, आप क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? एवरेज निकालना है तो सीधा 500 प्लस 700 1200 अपॉन 2 600, ए ऑप्शन। बहुत सारे लोग लिख के आएंगे, लेकिन भाई दोषी सर ने क्या पढ़ाया था? कोई भी गाड़ी का स्पीड, फिर वो एरोप्लेन क्यों ना हो, हमेशा हार्मोनिक मीन से निकाला जाता है। क्या कहा था? हार्मोनिक मीन। तो यहां पर ये है औरंगाबाद, ये है बड़ौदा। जाते समय 500 किलोमीटर पर आवर
और बड़ौदा से जब रिटर्न हो गए औरंगाबाद की ओर तो स्पीड था 700 किलोमीटर पर आवर, है ना, एवरेज स्पीड। देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अरे भाई बताया था आपको ये, हार्मोनिक मीन इक्वल टू क्या, 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी। चलो 2 a कितना 500, b कितना 700 अपॉन 500 प्लस 700। भैया 7 7 इंटू 5 35 इंटू 2 70 और 2 और 2 4 डिजिट। हाँ तो क्या बन गया, अपॉन 1200। अब मुझे कैलकुलेशन करना होगा, 2 डिजिट तो पहले ख़त्म। 700 अपॉन 12, 700 नहीं 7000 अपॉन 12। कैलकुलेटर चला दो, 7000 अपॉन 12 का कैलकुलेटर चला दो भाई, आपको दिमाग चलेगा 583.33 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। चलो लिखो, आज के बाद में ख्याल रखोगे, कोई भी गाड़ी का स्पीड चलाना है तो क्या करना होगा। एवरेज स्पीड के लिए देखो भाई, औरंगाबाद से बड़ौदा गए, स्पीड था 500 किलोमीटर पर आवर। बड़ौदा से औरंगाबाद रिटर्न आए तो स्पीड था 700 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, और आंसर निकाल दिया। समझ में आ गई बात। चलो लिखो, गौरव शायद चार्जर लगेगा, थोड़ा ये कम हो गया यहाँ का। 700 एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, 2ab अपॉन a प्लस बी। हाँ भाई, जाना और आना, जाते समय A आते समय B, इस तरह से वो चलता है। लिखा एवरेज स्पीड के लिए 583.33 किलोमीटर पर आवर। लिखो यारो, एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, एवरेज स्पीड में, अरे भाई एवरेज स्पीड में अर्थमेटिक मीन नहीं चलता, वहां पर हार्मोनिक मीन लिया जाता है। समझ में आ गई बात। हाँ आ गया लाइट इधर। हार्मोनिक मीन लिया जाता है, समझ में आ गया। हाँ चलाओ फिर आगे। अब देखना भाई, ये एरोप्लेन है हवा में चलने वाला। अगर आप रास्ते से भी जा रहे हो, 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, एवरेज स्पीड हमेशा हार्मोनिक मीन रहेगा। अरे पानी में चलने वाली बोट, नाव, होड़ी कुछ भी ले लो, उसके लिए भी यही फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम जा रहे हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन, if a variable assumes the value 1 2 3 डैश डैश, अरे यार डैश डैश क्यों दिया फंसाने के लिए, सिर्फ 4 लिखना था, इतने डैश लिखने से अच्छा तो
1 2 3 4 5 with frequencies as 1 2 3 डैश डैश 5, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, ऐसा पूछा है। फिर भैया मैंने अब क्या किया, तो इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा x, ये रहेगा f और ये हो जाएगा fx, क्योंकि अर्थमेटिक मीन पूछा तो डायरेक्ट मेथड करेंगे ना हम। हाँ, तो चलिए मैं फिर से आपके सामने लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। fx में क्या हो गया, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 9 16 25। हाँ, समेशन f कितना हो गया, और समेशन fx करिए टोटल। समेशन f का टोटल 5 4 9 3 12 13 14 15, समेशन f आया है 15, और समेशन fx करो 55। देयरफॉर पूछा क्या था, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। भैया 55 अपॉन 15 क्या होगा, आंसर देखो। हाँ, 5 इंटू 11, 5 इंटू 3, तो आंसर आएगा 11 अपॉन 3। ऑप्शन ए लॉक किया जाए, 5 से 5 कट गया, लिखो यारो। x दिया था, f दिया था विथ फ्रीक्वेंसीज, ऐसा कहा ना, तो मुझे टेबल बनाना पड़ा, x f fx कॉलम, और आंसर आ गया। हाँ, और अब समझो ये क्वेश्चन 5 को एंड था, यही क्वेश्चन फिर से मुझे करना है, लेकिन मैं थोड़ा अलग ढंग से लेने वाला हूँ। देखो भैया, ये x है, ये f है, ये fx है, तो x में मैंने क्या लिया, 1 2 3 4 डैश 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 n, और f भी 1 2 3 4 डैश 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 n। अरे जो नंबर वही फ्रीक्वेंसी, 5 को एंड करने से मैंने n नंबर तक ले लिया। अब fx क्या होगा, बोलिए। fx 1 इंटू 1, भैया मैं लिख रहा हूँ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर। अब इनका सम लेना है मुझे, बोलो इनका सम किस ढंग से होगा, बोलिए। ये है समेशन f समेशन fx, इनका सम मैं ले रहा हूँ n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अरे भैया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ का सम होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये समेशन fx होगा। और अब फिर से ऐसे समझो, अर्थमेटिक मीन पूछा है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू, चलो समेशन fx अपॉन समेशन f। हाँ, यहाँ से नया शुरू हो गया। हाँ, अब बोलो भाई, समेशन fx n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन समेशन f है n प्लस 1 अपॉन 2।
हाँ, मैं n और n+1 कट गया और आंसर में आएगा अब 2n+1/3, 2n+1/3। अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन, n की कितनी वैल्यू थी 5, अरे 1 2 3 4 5 ऊपर वाला क्वेश्चन। तो n के जगह पर अगर मैं 5 रखूँ यहाँ तो 5 इंटू 2 10, 10+1 11/3। देखो आंसर अपना 11/3 आया है। हाँ, तो ये रहा और का क्वेश्चन। और n में अगर क्वेश्चन को पूछा जाए तो इस ढंग से करना होगा। चलो पहले वाला लिखो पहले। 15 number, if a variable assumes the value 1 2 3 4 5 with frequencies 1 2 3 4 5 यानी सेम फ्रीक्वेंसीज, तो टेबल बना दो और आंसर निकालो। टेबल बना के भाई आंसर निकाल दो और आंसर आया ए, ऑप्शन ए लॉक किया जाए। फटाफट से लिखो भाई, लिखने में ज्यादा समय मत लेना। हाँ हो गया। और 11/3 हो गया तो और वाला आंसर लेते हैं आपके सामने। x इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश n, लास्ट में डैश डैश में 5 के बदले n आया है। 1 2 3 4 डैश डैश n, तो ये बन गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर। और मुझे फॉर्मूला एपीजीपी में पढ़ाया गया था n इंटू n+1/2, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ squares of natural numbers is n into n+1 into 2n+1/6। जल्दी से लिखो और आंसर आपके सामने। हाँ आगे बढ़ा दूं मैं। नेक्स्ट, फिर भी जगह बच गई। चलिए 17 नंबर, if a relationship between two variables u and v is given by 2u plus v plus 7 equal to 0, आगे क्या कहा, and if arithmetic mean of u is 10, u bar is 10, then arithmetic mean of v is, ऐसा पूछा है भाई। मीन मीडियन मोड डिपेंड्स ऑन चेंज इन स्केल एज वेल एज इन ओरिजिन, तो देयरफॉर 2u बार प्लस v बार प्लस 7 इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 10 v बार प्लस 7 0,
हाँ, अब वी बार इक्वल टू बोलो 20 प्लस 7 27, 20 प्लस वी बार प्लस 7 इक्वल टू 0, वी बार प्लस 27 वी बार इक्वल टू -27। लिखो भाई जल्दी से। Therefore, arithmetic mean of V 27 ऑप्शन दिया है डी, ऑप्शन डी लॉक कर दिया। लिखने का समय है। मीन मीडियन मोड डिपेंड ऑन, बोलो क्या? हाँ, समझ गए आप। चलिए आगे। 2 u बार प्लस v बार प्लस 7 इक्वल टू 0, 2 इंटू 10 20 प्लस 27 और -27 यानी कि अरे भाई सी ऑप्शन आएगा। -27 आंसर आया है अपना। आप लिख रहे हैं जब तक मैं आंसर। अर्थमेटिक मीन ऑफ v -27 ऑप्शन सी आंसर में आया है। और आप लोग आंसर लिख रहे हो। चलिए, हो चुका। हाँ, नंबर 18, ज़्यादा समय नहीं है भाई। इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड मोड ऑफ x (23), देन मोड ऑफ y क्वेश्चन मार्क। और आपके सामने आंसर भी लिखे हैं। तो चलिए मैं अब क्या करूं, मुझे मोड ऑफ y पूछा है, तो इसको पहले तो मैं देयरफॉर y इक्वल टू x माइनस 10, y इक्वल टू क्या लिखा, x माइनस 10, y मोड x मोड -10। देयरफॉर x का मोड हमको दिया है 23 -10 यानी कि 13। ये रहा आंसर y मोड। ठीक है, 13 आंसर ऑप्शन बी लॉक कर दिया। चलो भाई, ऑप्शन बी मैंने लॉक कर दिया। लिखो 18 नंबर। x एंड y आर रिलेटेड बाय x माइनस वाई। अरे भाई मीन मीडियन मोड, इनको a और b यानी स्केल और ओरिजिन दोनों लगते हैं। दोनों पर वो डिपेंड करता है। किसी एक में चेंज होना या दोनों में चेंज होना, फिर भी मीन मीडियन मोड का आंसर बदलाव होता है। नंबर 19 चला दूं? हाँ, क्या कहा है? इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इज 10, अरे भैया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इज 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y इज 15, अरे देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई, वी नो दैट, हमको क्या पता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू वाई भी चाहिए था।
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई, है ना। अब बोलिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कितना है, 10 इंटू 15, आंसर आएगा 150। बोलो भाई, ऑप्शन ए लॉक किया जाए, 150, 19 का आंसर ए। देखो तो 150 ऑप्शन ए लिखने जैसा है। 150 ये रहा आपका आंसर। वहां घुमा फिरा के लिखा है भाई log 10 इंटू log 15, लॉग का कोई यहां संबंध भी नहीं है। लिखो जरा सा 19 नंबर। हाँ हो गया, बहुत छोटे क्वेश्चन है नहीं क्या। हाँ 20, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन, हाँ 10 ऑब्जर्वेशंस आर बोथ 15, क्या कहा है क्वेश्चन में, फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस। अरे भाई अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दोनों का आंसर 15 है। देन द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन इज, वो भी 15 आ जाएगा भाई। सिंस अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर इक्वल, हेंस हार्मोनिक मीन इज also 15, since arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean equal to 15, therefore harmonic mean is 15। ये रहा आंसर लिखने का समय। फॉर 10 ऑब्जर्वेशन लिखो, अर्थमेटिक मीन 15, हाँ हो गया भाई तो बता देना। हार्मोनिक मीन इज 15, हाँ वहाँ की एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तो हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तैयारी में हैं। चलो हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं नंबर डालूं 1, नंबर 1 लिखो मेरे साथ, व्हेन मीन 3.57 and mode 2.13, then median is क्वेश्चन मार्क। मीडियन आपसे पूछा है, ऐसे समय में हम क्या करेंगे। यूजिंग, देखो मेरे पास मीन है, मेरे पास मोड है, ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं गया भाई, इसलिए मुझे प्रैक्टिस में ये लेना पड़ रहा है ऐसा कुछ।
लेकिन एग्जाम में तो आते हैं ऐसे। हाँ, तो यूजिंग इंपेरिकल रिलेशन, इंपेरिकल रिलेशन किसी को पता है? अरे भाई ये पेन है ना, गड़बड़ कर डालते हैं। यूजिंग इंपेरिकल हाँ, किसको पता है? मीडियन पूछा है, तो 3 मीडियन -2 मीन इक्वल टू मोड। मैंने इंपेरिकल रिलेशन उल्टा लिखा भाई, क्योंकि मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन ऐसा है, लेकिन मुझे आज मीडियन पूछा है, तो 3 इंटू -2 इंटू मीन है 3.57 और मोड है 2.13। हाँ बोलिए, 7.14 होगा क्या यहाँ? थ्री मीडियन 2.13 प्लस 7.14 बनाइए, 4 3 7 2 9। therefore मीडियन इक्वल टू 9.27 अपॉन 3, डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 9 0 9, तो ये रहा आंसर। चलो भाई लिखो, यूजिंग इंपेरिकल रिलेशन 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन इक्वल टू मोड। हाँ, मीन का वैल्यू 3.57 दिया है, लिखा, मोड 2.13, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7.14 हो जाता है, माइनस वैल्यू राइट साइड में लिया, प्लस 9.27 हो गया, और डिवाइड बाय 3, आपको आंसर मिला है 3.09। भैया हम आज ये क्वेश्चन के बाद रुकने वाले हैं, क्योंकि लिस्ट भी पढ़ना है, लिस्ट पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में हम और भी कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लेने वाले हैं। तो चलिए, अब आपके लिए जल्दी से लिखो, इंपेरिकल रिलेशन। हाँ, तो आपका राइटिंग ख़त्म, सभी को लिस्ट सामने लेना है। मेरी भी लिस्ट सामने आ चुकी है, और बहुत शांति से, कंसंट्रेशन से, फ्रेश मूड से हम 4 मिनट देने वाले हैं फॉर्मूला पढ़ने के लिए। 1 2 3 स्टार्ट। स्लोप इक्वल टू ग्रेडियंट इक्वल टू dy बाई dx, d बाई dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, d बाई dx ऑफ x इक्वल टू 1, d बाई dx ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू -1 अपॉन x स्क्वायर, d बाई dx ऑफ रूट x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट x, d बाई dx ऑफ x रेस टू n इक्वल टू n x रेस टू n माइनस 1, d बाई dx ऑफ log x टू द बेस e इक्वल टू 1 अपॉन x, d by dx of log x to the base to the base a equal to 1 upon x log a, d by dx of a raised to x equal to a raised to x log a,
डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इक्वल टू यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। इंटीग्रेशन लेते हैं भाई, चलिए इंटीग्रेशन शुरू किया जाए। इंटीग्रेशन dx इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन x रेस टू n dx इक्वल टू एक्स रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इक्वल टू लॉग x प्लस सी इंटीग्रेशन e रेस टू x dx इक्वल टू e रेस टू x प्लस सी इंटीग्रेशन a रेस टू x dx इक्वल टू a रेस टू x अपॉन लॉग a प्लस सी इंटीग्रेशन e रेस टू x f of x plus f dash x dx equal to e raised to x f of x plus c integration f dash x upon f of x dx equal to log f of x plus c integration f dash x upon root f of x dx equal to 2 root f of x plus c integration f dash x dx equal to f of x plus c integration f of x raised to n into f dash x dx equal to f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c integration dx upon x square minus a square equal to 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus c integration dx upon a square minus x square equal to 1 upon 2a log a plus x upon a minus x plus c इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू x upon 2 under root x square plus a square upon 2 log x plus under root x square plus a square plus c integration under root x square minus a square dx equal to x upon 2 under root x square minus a square upon 2 log x plus under root x square minus a square plus c integration u into v dx equal to u integration v dx minus integration of integration v dx d by dx of u dx plus c. Then now thank you, continue the next period. अब हम मिलेंगे भैया, कब मिलेंगे बोलो? मैं कल और परसों रविवार सोमवार नहीं हूँ, तो सीधा मंडे के दिन, ओके, ट्यूसडे के दिन, हाँ मंडे नहीं ट्यूसडे, मंगलवार ट्यूसडे के दिन मिलेंगे, ठीक है? देन नाउ थैंक यू, कंटिन्यू द नेक्स्ट पीरियड।